नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यूट्यूब श्रृंखला में अपना स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धारा 8, जो बताती है कि हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण कब सुसंगत रहता है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है, सुसंगत है। किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का इसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह आचरण पूर्व का हो या पश्चात का। स्पष्टीकरण 1 में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। इस प्रकार धारा 8 की बात करते हैं कि धारा 8 में 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के बारे में नियम बताए गए हैं। पहला हेतु, दूसरा तैयारी, तीसरा आचरण पूर्व का हो या बाद का। साधारण सिद्धांत ये है कि वे विशेष तथ्य जो कि विवादक व्यवहार के हेतु या उद्देश्य, तैयारी या पूर्व या पश्चात का आचरण को साबित करने वाले होते हैं, वे ऐसे तथ्य हैं जो कि विवादक व्यवहार को साबित या नासाबित या स्पष्टीकृत करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे तथ्य धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है, किंतु ऐसे तथ्यों का जो कि हेतु, तैयारी या आचरण दर्शाते हैं, विशेष उल्लेख धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। अतः धारा 8 धारा 7 का प्रवर्धन मात्र है। 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगति धारा 8 में बताई गई है: हेतु, तैयारी और आचरण। चित्त की एक अवस्था जो किसी व्यक्ति को कार्य विशेष करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हेतु कहलाता है। सामान्यतः कोई कार्य बिना हेतु के नहीं किया जाता। स्वेच्छा से किए गए कार्य किसी हेतु या चित्त विकार से ही होते हैं और ये चित्त विकार व्यक्ति के आचरण से साबित हो सकता है। पक्षकारों के बीच पूर्व में दी गई धमकियां, पूर्व की लड़ाई झगड़े या मुकदमेबाजी हेतु साबित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होते हैं। हर व्यक्ति के स्वेच्छा से किए गए प्रत्येक कार्य का कोई न कोई हेतु या उद्देश्य होता है और उसे करने के लिए वह व्यक्ति तैयारी भी करता है। यह धारा उस हेतु और तैयारी को सुसंगत घोषित करती है। जब कोई वाद पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तो हेतु और तैयारी का सबूत विशेष महत्व ले लेता है। सामान्यतः मुश्किल से ही कोई ऐसा कार्य है जो बिना हेतु या हित के होता है, किंतु कभी कभी हेतु का पता नहीं चलता। यद्यपि हेतु अदृश्य होता है सिवाय उस व्यक्ति के जो उसकी प्रेरक शक्ति से प्रभावित होता है। अपराध किए जाने का स्पष्ट सबूत होने पर हेतु या पूर्व दुश्मनी महत्वहीन हो जाती है और दोष सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कार्य के पीछे न कोई हेतु अवश्य होता है। वह हेतु ही है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कोई कार्य विशेष करता है, वह व्यक्ति के मन में होता है। यद्यपि हेतु का पता लगाना अत्यंत कठिन होता है, फिर भी कुछ घटकों के द्वारा इसका अनुमान किया जा सकता है, जैसे पूर्व की शत्रुता या वैमनस्य का होना, धन की लालसा या किसी का सती भय आदि। हेतु कब आवश्यक है? यह सही है कि कुछ कारणवश कोई घटना घट जाती है, लेकिन साक्ष्य विधि में किसी तथ्य को साबित करने में उसका कारण या हेतु जानना बाध्य नहीं है जब तक कि घटना के प्रत्येक साक्ष्य मौजूद हो जिन पर न्यायालय अपने फैसले या निर्णय ले सकता है। जहाँ प्रत्येक साक्ष्य के अतिरिक्त यदि सही हेतु भी मिल सकता है तो उसका साक्ष्य में आना सोने में सुहागा है। अतः हेतु मानसिक तनाव है जो एक व्यक्ति को कार्य करने को बाध्य करता है।
चाहे वह प्रेरणा झूठी हो या सच्ची हो, लेकिन मानसिक तनाव वैसा ही रहता है। किसी भी सीमा तक का हेतु या तैयारी अपनी तरफ से अपराध साबित नहीं कर सकता, ये केवल अन्य परिस्थितियों के साथ मिलाया जा सकता है। किसी हेतु का अनुपस्थित होना या अपर्याप्त होना अपनी महत्ता खो देता है यदि अपराध की पुष्टि ऐसे साक्ष्य से हुई है जो स्पष्ट, प्रबल व विश्वास योग्य साक्ष्य होता है। इसी तरह जिसमें दृष्टांत एक में दिया गया हेतु ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की कि ग जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। मतलब बी की ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की है वो ख जानता था और क को इस बात की धमकी देता है कि वह बता देगा कि उसने ग की हत्या की, उसको धन प्रदान करे। तो क को ख की हत्या करने के लिए एक हेतुक था कि वो बार बार उसको धमकी दे रहा है और उससे लोक संपत्ति प्राप्त कर रहा है, प्राइवेट संपत्ति प्राप्त कर रहा है। इसी तरह क बंद पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंधक पत्र लिखा। ये तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंध पत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। मतलब क बंध पत्र के आधार पर ब पर वाद लाता है कि उसने बंध पत्र लिखा था और ब ने उससे पैसे लिए थे। तो उस समय जब ब को बंध पत्र लिखा गया था, ब को पैसे की आवश्यकता थी, तो वो हेतु दर्शित करता है, वो कारण दर्शित करता है कि उसने पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने बंध पत्र लिखा होगा। इसके बाद बात करते हैं तैयारी की। अपराध किए जाने की 3 अवस्थाएं होती है। पहले तो उसके करने का हादसे पैदा होता है, उसके बाद उसको करने की तैयारी की जाती है और तब फिर उसे करने की चेष्टा अर्थात प्रयत्न किया जाता है। चेष्टा अर्थात प्रयत्न कामयाब हो जाने पर अपराध पूर्ण हो जाता है। पहली दोनों अवस्थाएं ऐसी है जो साधारणतः दंडनीय नहीं है, लेकिन प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय है। तैयारी का अर्थ है कि किसी अपराध के किए जाने से पूर्व उसके लिए आवश्यक सामान जुटाना, उपाय ढूंढना, उसकी व्यवस्था करना तथा उसको करने का ढंग निश्चित करना, योजना बनाना। तैयारी प्रयत्न से भिन्न होती है क्योंकि प्रयत्न में अपराध करने का और सीधा गमन करना होता है। तैयारी और प्रयत्न में अंतर यह है कि प्रयत्न सफल हो जाने का परिणाम अपराध की पूर्णता होती है, जबकि तैयारी मात्र किसी अपराध का गठन नहीं करती। यद्यपि इसके भी कुछ अपवाद हैं। किसी अपराध को करने के लिए अभियुक्त की ओर से की गई तैयारी सुसंगत होती है, जो कि इसके दृष्टांत COD में है। जैसे विष द्वारा ग की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य सुसंगत है कि ग की मृत्यु के पूर्व क ने ख को विष के जैसा विष प्राप्त किया था। मतलब विष द्वारा किसी की हत्या की जाती है तो हत्या से पूर्व जिस व्यक्ति ने विष से हत्या की है तो विष बाजार से खरीदना और उस जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसको विष देना, ये पूर्व तैयारी के इंगित करते हैं। इसी तरह प्रश्न ये है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित बिल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिसके अभिकथित बिल के उपबंधों का संबंध है, कि उसने वह बिल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि उसने अन्य बिल के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। इसके बाद बात करते हैं आचरण की। तो धारा 8 का अंतिम भाग आचरण के साक्ष्य के बारे में है। किसी व्यक्ति का आचरण साक्ष्य विधि के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसका दोषी मन प्राय उसके आचरण से ही विश्वसनीय रूप से जाहिर होता है। दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है। आचरण कार्यों तथा लोपों द्वारा निर्मित होता है। समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव में जोरदार वह साक्ष्य है जो आचरण द्वारा मिलता है, इसलिए उसे सुसंगत घोषित किया जाता है। किसका आचरण सुसंगत है? वाद के पक्षकार के अभिकर्ता का, जिसके विरुद्ध अपराध का विचारित है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, परिवादी का, प्रभावित पक्षकार या पीड़ित व्यक्ति के आचरण का।
लेकिन आवश्यक यह है कि ऐसे आचरण का विवादक या सुसंगत तथ्यों के संदर्भ में या उनसे प्रभावित होना चाहिए। फिर ऐसा आचरण पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कैसा भी हो सकता है। आचरण के अंतर्गत अभियुक्त का मौन रहना, मिथ्या कथन करना, साक्ष्य को नष्ट करना, फरार हो जाना, भाग जाना, ये सब आचरण के चिन्ह हैं। प्रतीक आचरण दो तरह का हो सकता है, या पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती आचरण के अंतर्गत किसी अपराध को करने की प्रेरणा आती है और उस आचरण को करने के लिए साधन और उपाय भी आते हैं। अपराध करने की तैयारी, उसके करने की पूर्व की कोशिश, अभिप्राय की घोषणा और उसे करने की धमकी आदि पूर्ववर्ती आचरण के साक्ष्य हैं। जैसे एक लड़का अपने पिता की हत्या के लिए अपराधी है। उस लड़के का यह कहना कि वह अपने बाप को 6-7 वर्षों से घृणा करता है सुसंगत है। एक औरत और उसका प्रेमी उस औरत के पति को मार डालने का अभियुक्त है। उस स्त्री को यह कहते सुना जाना कि वह अपने पति के साथ अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और ईश्वर करे उसका पति मर जाए, ये उसके पूर्ववर्ती आचरण को इंगित करता है, सुसंगत है। इसी तरह किसी पक्षकार का पश्चातवर्ती आचरण या उसके अभिकर्ता का आचरण सुसंगत है। इस श्रेणी में अभियुक्त का चुप रहना, अभियुक्त का मिथ्या वक्तव्य, साक्ष्य को दबाना, नए ठाकुर से अपवंचित करना आदि आते हैं, जो मुकदमे में सुसंगत है। पश्चातवर्ती आचरण के स्वरूप जैसे अभियुक्त का फरार होना, टालना या भागना, किंतु फरार होना मात्र दोष सिद्धि का आधार निर्मित नहीं कर सकता। ये एक उपयोगी समर्थक साक्ष्य बन सकता है यदि अन्य साक्ष्य अभियुक्त को अपराध से संबंधित करते हो। जैसे दृष्टांत जय में प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। ये तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अंतर्वस्तु सुसंगत है। इसी तरह दृष्टांत 6 वो कहता है कि प्रश्न है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपये का देनदार है। ये तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और घड़ी ने ग से क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा ना करो क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है, और क कोई उत्तर दे बिना चला गया, सुसंगत तथ्य है।